आदित्य अपने घर पर आया ही था कि तभी आदित्य की माँ सावित्री आदित्य से बोली, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, क्या हुआ माँ? घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। मैं भोजन बनाने के लिए बैठी हुई हूँ। चूल्हे के जलने के लिए लकड़ियां नहीं है। अरे चिंता मती करो माँ, मैं अभी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, ठीक है ना? चलो। इतना बोलकर आदित्य कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। आदित्य पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी जानवर का दर्द भरा स्वर टकराया। बाप रे, ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई घायल जानवर हो। इतना बोलकर आदित्य आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी आदित्य की नजर झाड़ियों में फंसे हुए एक शेर पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, ये तो एक शेर है। लगता है, हाँ समझ गया, इसका पैर कटीली झाड़ियों में फंस गया है। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी मदद करूं और ये उल्टा मुझे ही खा जाए। है तो आखिरकार शेर ही। इतना बोलकर आदित्य फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी शेर फिर से कराहने लगा। आदित्य को न जाने क्यों उस शेर पर दया आ गई। आदित्य धीरे धीरे कदमों से उस शेर के पास चला गया और डरते हुए शेर की ओर देखकर बोला, देखो, मैं जानता हूं कि तुम शेर हो। देखो, मैं इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस कटीली झाड़ी से आजाद हो जाओ तो तुम मुझ पर ही हमला कर बैठो, ठीक है ना? ध्यान से। इतना बोलकर आदित्य ने उस शेर के आसपास से कंटीली झाड़ियों को हटा दिया और पैर से उसका कांटा निकाल दिया। कांटा निकलते ही शेर अचानक इंसानी आवाज में आदित्य से बोला, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से डर गया। हैं? तुम तो शेर हो, फिर तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? हाँ, डरो मत। ये एक बहुत पुरानी बात है। जब एक साधु के ऊपर किसी जंगली भेड़िए ने आक्रमण कर दिया था, तो उस समय मैं उस भेड़िए को मारकर साधु महाराज के प्राण बचाए थे मैंने। साधु महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे ये शक्ति प्रदान की थी कि मैं इंसानी आवाज में किसी से भी बात कर सकता हूं। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद इस जंगल में अगर तुम्हें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम बेझिझक अपने मित्र शेर सिंह को आवाज लगा देना। हम दौड़े चले आएंगे, ठीक है? इतना बोलकर शेर दौड़ता हुआ वहां से चला गया। आदित्य लकड़ियां लेकर अपने घर चला आया। आदित्य की माँ सावित्री आदित्य से बोली, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? पहले तो बहुत जल्दी आ जाता था। अरे कुछ नहीं माँ, कुछ देर वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गया था, इसी वजह से देर हो गई। आदित्य की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद आदित्य गांव के तालाब के किनारे चला गया, जहां पर गांव की सबसे सुंदर लड़की चंपा उसका इंतजार कर रही थी। चंपा आदित्य की ओर देखकर बोली, आदित्य, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ ने जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेज दिया था। और हाँ, जानती हो जंगल में क्या देखा मैंने? क्या देखा? आदित्य जंगल की सारी घटना चंपा को बताने लगा।
पूरी घटना को सुनकर चंपा चौंकते हुए आदित्य से बोली, तुमने जो देखा वो वाकई अद्भुत है, लेकिन तुम इस बात की चर्चा गांव में किसी और से मत करना। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास कब भेज रहे हो? अरे चंपा, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता गांव में सबसे धनवान व्यक्ति हैं। मुझे डर है कि कहीं वो विवाह से इनकार ना कर दें। तुम सबसे पहले अपनी माँ को मेरे घर पर तो भेजो, उसके बाद मैं अपने पिता से बात कर लूंगी। मैं उनको बोल दूंगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे ही विवाह करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुखिया जी अब अपने बेटे रतन का विवाह मुझसे करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले मुखिया मेरे पिता से बात करे, तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास भेज दो। माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं चंपा से प्रेम करता हूँ। कल तुम चंपा के पिता से मेरे रिश्ते के बारे में बात करो ना। बेटा, तू अच्छी तरह से जानता है कि चंपा के पिता बहुत धनवान हैं। वो किसी भी कीमत पर चंपा का विवाह तुमसे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मन रखने के लिए एक बार चंपा के पिता से बात जरूर करूंगी। अगले दिन सावित्री चंपा के घर में पहुंच गई। सावित्री को अपने घर पर देखकर चंपा का पिता बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, सावित्री, ये तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? क्या बात है, क्या हो गया? चंपा और मेरा बेटा आदित्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि चंपा और आदित्य का विवाह हो जाए। हाँ, देखो सावित्री, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे आदित्य से करने में कोई समस्या नहीं है, परंतु तुम्हारा बेटा करता क्या है? ना उसके पास धन है और ना खेती। सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? बोलो। चंपा के पिता की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई, क्योंकि चंपा के पिता ने जो भी कहा था सच कहा था। देखो सावित्री, कुछ देर पहले गांव के मुखिया जी भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे पास आए थे। मुखिया जी के बेटे के पास ढेर सारी जमीन है। अब मेरी बेटी जहां सुखी रहेगी, मैं उसका विवाह वहीं करूंगा ना। तभी चंपा वहां पहुंच गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आदित्य के साथ विवाह करके सुखी रहूंगी। बकवास बंद करो चंपा। अरे तुम किसके साथ सुखी रहोगी, किसके साथ नहीं, यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दुनिया मैंने देखी है कि तुमने। बोलो, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। जाओ, अपने कमरे में जाओ। चंपा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सावित्री मुंह लटकाकर अपने घर चली गई। अपनी माँ का लटका हुआ मुंह देखकर आदित्य सब कुछ समझ गया। लगता है चंपा के पिता ने रिश्ते से इनकार कर दिया, है ना माँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था और मुझे उनका जवाब भी पहले से ही पता था। मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए वहां पर चली गई थी। वैसे चंपा के पिता ने कुछ गलत नहीं कहा। हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह किसी धनवान खानदान में हो, और ना तो मेरे पास खेती है बेटा, और ना धन है। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य उदास हो गया। अगले दिन आदित्य उदास होकर जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ गया। तभी आदित्य के कानों में शेर का गुर्राहट भरा स्वर टकराया। आदित्य ने जैसे ही पलट कर देखा
तो पीछे वही शेर खड़ा हुआ था जिसकी आदित्य ने मदद की थी, और शेर आदित्य की ओर देखकर गौर से बोला, क्या हुआ मेरे मित्र? तुम इस तालाब के किनारे उदास क्यों बैठे हो? हाँ, तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा मित्र, क्या कहूं। अरे, मुझे बताकर तो देखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आदित्य सारी घटना बताने लगा। आदित्य के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद शेर गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद शेर आदित्य से बोला, तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस जंगल का वो ठिकाना जानता हूँ जहाँ पर किसी पुराने राजा का खजाना गड़ा हुआ है, परंतु अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा तो मुझे अपनी शक्ति से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति देने से पहले साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि तुम इंसानों के मामले में दखल नहीं दोगे, तुम जंगल के रहस्य किसी इंसान को नहीं बताओगे। ओह, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मदद करने की वजह से तुम्हारी शक्ति मुझसे छिन जाए, क्योंकि तुम्हारी शक्ति मुझसे छिन जाएगी तो फिर हम कभी बात नहीं कर पाएंगे मित्र। नहीं मेरे मित्र, नहीं। जब मैं झाड़ियों में फंसा हुआ था तब तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी सहायता की थी। मैं भी अपनी शक्ति की परवाह किए बगैर तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मेरे साथ चलो। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बोलने की शक्ति चली जाएगी। ऐसा मत करो मित्र। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी मित्रता बरकरार रहेगी, याद रखना। अब चलो। इतना बोलकर शेर सिंह आदित्य को जंगल के अंदर ले गया। और एक खंडहर के सामने इशारा करते हुए आदित्य से बोला, हाँ, सुनो, इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा, और याद रखना, जैसे ही खजाना तुम्हें मिलेगा उसके बाद मैं तुमसे इंसानी आवाज में बात नहीं कर पाऊंगा। खजाना पाने के बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका भी मिल जाएगी। मेरे मित्र, धनवान बनने के बाद मुझे भूल मत जाना, है ना? और हाँ, तुम्हें यह खजाना कैसे मिला, इस बात का रहस्य केवल अपने तक ही सीमित रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को कभी भी कुछ मत बताना, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो शेर सिंह? मैं तुम्हारा मित्र हमेशा रहूंगा और तुमसे रोज मिलने आया करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा कि यह खजाना मुझे कैसे मिला। हमारी मित्रता हमेशा कायम रहेगी मित्र, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर आदित्य उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में आदित्य को जमीन के नीचे एक बहुत पुराना बक्सा मिला। आदित्य ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। आदित्य खुशी से चीखता हुआ शेर सिंह से बोला, अरे अरे, तुमने बिल्कुल सही कहा था मेरे मित्र शेर सिंह। हाँ, ये बक्सा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। अरे मगर मुझे माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम कुछ नहीं बोल सकोगे। मैं समझ गया शेर सिंह कि तुम्हारे बोलने की शक्ति अब जा चुकी है, पर याद रखना, हमारी मित्रता कभी नहीं जाएगी। हमारी मित्रता ऐसे ही बनी रहेगी। आदित्य स्वर्ण मुद्राओं से भरे बक्से को लेकर अपने घर चला आया। इतनी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर उसकी मां चौंकते हुए बोली, इतनी ढेर सारी मुद्राएं तुझे कहां से मिली?
कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं माँ, बस समझ लो कि किस्मत ने मेरा साथ दिया। इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। और तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, तो बस समझो कि भगवान ने दे दिया है। आदित्य की बात सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों में आदित्य अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। आदित्य के पास अब आलीशान हवेली थी, बहुत सारी खेती थी और खेत में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर और किसान थे। मगर आदित्य अपने मित्र शेर सिंह से मिलने रोज जंगल जाया करता और शेर सिंह से घंटों बातें करता। शेर सिंह इंसानी आवाज में बोल तो नहीं सकता था, परंतु वो आदित्य की हर बात सुनकर अपना सर इधर उधर घुमाकर जवाब देने का हमेशा प्रयास करता। कुछ दिन बाद आदित्य ने अपनी माँ सावित्री को चंपा के घर दोबारा भेजा। सावित्री को देखकर चंपा का पिता उठकर खड़ा हो गया। अरे वाह 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 वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए सावित्री बहन, जो आप मेरे घर में पधारी हैं। मैं आपके ही पास आने वाला था और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह मुखिया के बेटे रतन सिंह से नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पुत्र आदित्य से करूंगा। ये सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों में आदित्य और चंपा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। चंपा आदित्य की पत्नी बनकर उसके घर पर आ पहुंची और यही बात मुखिया और उसके बेटे रतन को बड़ी ही नागवार गुजरी। मुखिया अपने बेटे रतन से बोला, सोचा था कि चंपा को ब्याह कर चंपा के पिता की सारी संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी, लेकिन पता नहीं वो आदित्य इतना ढेर सारा धन कहां से ले आया जो रातों रात धनवान बन गया। रतन क्रोधित होकर अपने पिता से बोला, मैं जानता हूँ पिताजी कि उसके हाथ जरूर कोई ऐसा रहस्य लगा है जिससे वो इतनी जल्दी धनवान बन गया। अरे क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? कौन सा रहस्य? पिताजी, एक बात मैं आपको काफी समय से बताना चाह रहा था। क्या है कि मैंने आदित्य को एक शेर के पास बैठे हुए देखा है। एक दिन मैं जंगल में किसी काम से गया था। मैंने देखा कि आदित्य तालाब के किनारे एक शेर के पास बैठा हुआ था और शेर से बातें कर रहा था और शेर उसकी बात का जवाब गर्दन हिला हिला कर दे रहा था। ये सुनकर मुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या बात करते हो? लगता है तुम पगला गए हो रतन। ऐसा कैसे संभव हो सकता है भला? अरे भला शेर कैसे बात कर सकता है और उसकी बात को समझ कैसे सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पिताजी, अब आप चाहे तो मेरी बात का विश्वास कीजिए मत कीजिए, क्योंकि शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर अगले दिन मैंने फिर से आदित्य को शेर के पास देखा। पिताजी, शेर और आदित्य की बड़ी गहरी मित्रता है। हाँ, ये तो फिर बड़ा रहस्यमयी और विचित्र मामला और मित्रता है। क्यों ना फिर इस मित्रता को तोड़ दिया जाए? अच्छा, और वो कैसे होगा पिताजी? क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो? हाँ पिताजी, मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ। शाम के समय आदित्य रोज तालाब के किनारे जाता है और शेर भी वहाँ पर आ जाता है। हाँ, तो चिंता मत करो रतन। कल आदित्य अपने मित्र शेर से मिलने तालाब के किनारे जाएगा तो जरूर, लेकिन उसे उसका मित्र नहीं मिलेगा। हाँ।
अगले दिन मुखिया सीधे राजा विक्रम के महल में पहुंच गया और राजा विक्रम से बोला, महाराज महाराज महाराज, मैं अपने गांव का मुखिया हूँ। मेरा गांव जंगल के समीप पड़ता है। कुछ दिनों से एक शेर ने बड़ा ही आतंक मचा रखा है। वो शेर रोज शाम को तालाब के किनारे झाड़ियों में छुप जाता है और अपने शिकार का इंतजार करने लगता है। गांव में लकड़हारों का जीना हराम हो गया है महाराज। अरे अब तो लकड़हारों ने जंगल से लकड़ियां काटने जाना भी बंद कर दिया है महाराज। बड़ी समस्या हो गई है। ये तो बहुत चिंता का विषय है। अगर लकड़ियां नहीं काटी जाएंगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, हम उस शेर को अपने सैनिकों से पकड़वा देंगे। मुखिया खुश होते हुए वहां से चला गया। शाम को राजा विक्रम के 2 सैनिक मुखिया के बताए हुए स्थान पर तालाब के किनारे छुप गए। जैसे ही शेर सिंह तालाब के किनारे पहुंचा, तभी सैनिकों ने उसके ऊपर एक जाल डाल दिया और शेर को पकड़कर ले गए। कुछ देर बाद आदित्य जब वहां पर आया तो अपने मित्र शेर सिंह को आवाज लगाने लगा, मगर शेर सिंह वहां पर नहीं आया। आदित्य काफी देर तक इंतजार करके निराश होकर वहां से चला गया। इधर मुखिया अपने पुत्र रतन से बोला, मैंने आदित्य के मित्र को अपनी चतुराई से फंसवा दिया। अब बारी है उस आदित्य की। बड़ा ही धनवान बना फिरता है ना। हाँ, मैं ऐसी चाल चलूंगा ना, इसकी कल्पना उसने कभी सपने में नहीं की होगी। ऐसा फंसाऊंगा उसे, बड़ा आया। अगले दिन मुखिया राजा विक्रम के दरबार में फिर से पहुंच गया और राजा विक्रम से बोला, महाराज महाराज महाराज, आपकी जय हो। महाराज, आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। अरे अब क्या हुआ मुखिया? शेर को तो हमने पिंजरे में कैद करवा दिया, अब क्या बात है? महाराज, हमारे गांव का आदित्य नाम का एक व्यक्ति रातों रात धनवान बन गया। मुझे शक है कि उसने जरूर किसी को लूटा है या किसी के घर पर चोरी की है। अच्छा, और ये बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? हैं? अरे महाराज, जितनी जमीन आदित्य ने गांव में खरीदी है, उतनी जमीन खरीदने में एक व्यक्ति को 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आखिर उसके पास इतना धन आया कहां से? ये भी तो सोचने वाला विषय है ना। ये सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ये बात तो तुमने सही कही। ठीक है, हम आदित्य को बुलवाकर इस मामले की छानबीन करेंगे। अगले दिन राजा विक्रम ने आदित्य को राज दरबार में बुला लिया और आदित्य से बोला, हमें सूचना मिली है कि तुम रातों रात धनवान बन गए हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? महाराज, मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे पास इतना धन कहां से आया, मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता। अच्छा, और क्यों नहीं बता सकते हो? ऐसी क्या बात है? क्योंकि मैंने अपने मित्र से वादा किया है। कौन सा मित्र? क्षमा करें महाराज, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बता सकता। आदित्य की बात सुनकर मंत्री जगन्नाथ, जो कि काफी देर से आदित्य की बातें सुन रहा था, क्रोधित अवस्था में राजा विक्रम से बोला, महाराज, इसका मतलब कि इसके गांव का मुखिया सही बोल रहा था। इसने जरूर कोई भयानक अपराध किया है, इसीलिए ये बड़ी ही खूबसूरती से बात को टाल रहा है। कह रहा है ये नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता, तो फिर क्या बता सकता है? ये बात तुमने सही कही। तो बताओ, इसे क्या सजा दी जाए? महाराज, कल जो शेर हमने पकड़ा है ना,
उसे हमने कल से भूखा रखा है। एक काम करते हैं, इसे ही पिंजरे में डाल दिया जाए। राजा विक्रम ने आदित्य को शेर के इस पिंजरे में बंद कर दिया। अपने मित्र शेर को देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा और आदित्य का मित्र शेर सिंह भी बुरी तरह से चौंक पड़ा। शेर की आंखों में आंसू आ गए और आदित्य की आंखों में भी आंसू आ गए। आदित्य रोते हुए अपने मित्र के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, हाँ मेरे मित्र, तुम इस पिंजरे में कैसे आ गए? क्या हो गया? इस दृश्य को देखकर राजा विक्रम का मंत्री जगन्नाथ पूरी तरह से चौंक पड़ा। राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, आश्चर्य की बात है, मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक शेर ने इंसान को नहीं खाया। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां पर एक साधु प्रकट हो गए। साधु राजा विक्रम की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, वो शेर आदित्य को कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो आदित्य का मित्र है। बहुत समय पहले एक भेड़िए ने मेरे ऊपर हमला किया था। उस समय इसी शेर ने उस भेड़िए को कच्चा चबा डाला और मेरी जान बचाई। मैंने तभी से इस शेर को बोलने की शक्ति दी और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया। तब इस शेर ने जवाब दिया कि यह नहीं चाहता था कि मेरी तपस्या भंग हो। मैंने इसे वरदान दिया कि आज से यह इंसानों की तरह बात कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इससे यह भी कहा कि इसे इंसानों के मामले से दूर रहना होगा। अगर तुम जंगल का कोई भी रहस्य किसी मनुष्य को बताओगे जो केवल तुम जानते हो, तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मगर शेर ने अपने मित्र के लिए जंगल के उस रहस्य को बता दिया और अपनी शक्ति खो दी। कौन सा रहस्य? खजाने का रहस्य। वर्षों पहले किसी राजा ने अपना खजाना जंगल में गाड़ा था, जो उसे लेने के लिए कभी वापस नहीं आया। कुछ इसी तरह के हजारों रहस्य जंगल में समाये हुए हैं, जिसे जंगल का हर प्राणी जानता है। मगर चूंकि जंगली जानवरों के पास बोलने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए वो किसी को बता नहीं पाते। इस शेर के पास बोलने की क्षमता थी और इसने अपने मित्रता की वजह से वो रहस्य आदित्य को बताया। तुम्हारे पास जो मुखिया आदित्य की शिकायत लेकर आया था, वो मुखिया झूठा है और उसका पुत्र भी। उसका मकसद केवल आदित्य और इस शेर की मित्रता को तोड़ना था और एक मित्र के हाथों दूसरे मित्र को लड़वाना था, क्योंकि वो अपने पुत्र का विवाह उस लड़के के साथ करना चाहता था जो लड़की आदित्य से प्रेम करती थी, और आदित्य भी इस लड़की से प्रेम करता था, और अब वो लड़की आदित्य की पत्नी है। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने तुरंत आदित्य और शेर को रिहा कर दिया। साधु शेर की ओर देखकर बोले, तुम्हारी मित्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें फिर से बोलने की शक्ति देता हूं। तथास्तु। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गए। शेर सिंह के पास फिर से बोलने की क्षमता आ गई। आदित्य खुशी खुशी अपने घर चला गया। राजा विक्रम ने मुखिया और रतन को उसी समय बंदी बनवाकर कारागार में कैद कर दिया।